आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर कोई बॉडी जो है वो प्योर रोटेशनल मोशन कर रही हो तो फिर उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, जिसे कि हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। जैसे कि मान लें कि यहां पर ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर जो है यहां पर ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी जिसका कि मास जो है, इस बॉडी का जो मास है, हमने ये मान लिया कि इसका मास यहां पर m है। और ये जो बॉडी है ये अगर यहां पर v स्पीड से जो है मूव कर रही हो, अगर इसका स्पीड यहां पर v हो, तो हम कहेंगे कि इस बॉडी के पास जो है एक काइनेटिक एनर्जी है, जिसे कि हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यहां पर ये जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, ट्रांसलेशनल जो काइनेटिक एनर्जी होता है, ये बराबर होता है हाफ इनटू इस बॉडी का जो मास है वो इनटू जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है उसका स्क्वायर, तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर। सो ये होगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसी को जो है देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो यहां पर जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये भी बराबर होगा हाफ इनटू ट्रांसलेशनल मोशन में जो रोल मास प्ले करता है, रोटेशनल मोशन में वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। तो यहां पर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू यहां पर यह है लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इसी का सिमिलर टर्म होगा यहां पर एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम इस वीडियो में जो है, इस वीडियो में हम इसे यहां पर प्रूव करेंगे। तो इसे प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि यहां पर ये एक बॉडी है और ये बॉडी जो है ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। यहां ये ध्यान रखें कि ये जो एक्सिस पार हो रहा है वो इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से होकर के पार हो रहा है। तो अगर इस केस में ये बॉडी जो है ये कुछ इस तरह से घूमेगी, मान लेते हैं कि एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, तो यहां पर इसका ये जो रोटेशनल मोशन होगा इस एक्सिस के अबाउट, ये प्योर रोटेशनल मोशन होगा, क्योंकि ये एक्सिस जो है ये इसके सेंटर ऑफ मास से होकर के पार हो रहा है। तो अगर ये बॉडी एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है तो इसका मतलब कि इस बॉडी के जितने भी पार्टिकल होंगे, हर एक पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो ओमेगा ही होगा, सबका सेम रहेगा। लेकिन हर एक पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो सेम नहीं रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है। तो अगर मैं तीन पार्टिकल को यहां पर चूज कर लेता हूं, चलिए यहां पर ये हो गया एक पार्टिकल, ये हो गया एक पार्टिकल, और दूसरा यहां पर जो है मान लेते हैं कि ये हो गया एक पार्टिकल, और तीसरा यहां पर हमने ये मान लिया कि ये हो गया एक पार्टिकल। सो हमने यहां पर कुल तीन पार्टिकल चूज कर लिए। तो मान लेते हैं कि यहां पर ये वाला जो पार्टिकल है इसका जो मास है ये है m1, इसका यहां पर ये जो मास है ये मान लेते हैं कि यहां पर ये है m2, और इसका जो मास है यहां पर ये मान लेते हैं ये है m3। और यहां पर ये जो m1 पार्टिकल दिख रहा है इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमने मान लिया कि यहां पर ये है r1। m2 का यहां पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमने मान लिया कि यहां पर ये है r2, और m3 का यहां पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये हमने मान लिया कि यहां पर ये है r3। तो अभी हर एक पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो ओमेगा ही होगा, लेकिन हर एक पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो अलग अलग होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप m1 को देखें तो ये कुछ इस तरह के एक सर्कल में घूमेगा, इसका जो रेडियस होगा वो r1 होगा, इस तरह के एक सर्कल में घूमेगा। वहीं पर ये जो m3 है ये इस तरह के एक सर्कल में घूमेगा जिसका कि रेडियस यहां पर r3 होगा, जबकि r2 इस सर्कल में घूमेगा जिसका कि रेडियस यहां पर r2 होगा। तो हर एक पार्टिकल का जो रेडियस होगा जिस सर्कल में ये घूम रहा है, हर एक पार्टिकल का जो रेडियस है वो देखें तो अलग अलग है। इसी से हम कह देंगे कि हर एक पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी अलग अलग होगा। तो हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो m1 पार्टिकल है इसका जो यहां पर लीनियर वेलोसिटी है, यहां पर इसका लीनियर वेलोसिटी v1 है। m2 का यहां पर ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये हमने मान लिया कि यहां पर ये है v2, और m3 का यहां पर जो लीनियर वेलोसिटी होगा ये हमने मान लिया कि यहां पर ये है v3। सो यहां पर इसका ये जो लीनियर वेलोसिटी होगा यहां पर ये हो गया मान लेते हैं v3।
तो यहां से हम ये कहेंगे कि अभी इसके पास, इस पार्टिकल के पास मास है m1 और इसका यहां पर स्पीड जो है वो है v1। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह से इसके पास भी है मास और यहां पर स्पीड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां पर v2 है। तो यहां पर हम भी कहेंगे कि इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है और यहां पर जो है हम इसके पास भी कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी है। तो चलिए m1 पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, इसे हमने ये मान लिया कि यहां पर इसका जो काइनेटिक एनर्जी है ये है k1। तो k1 जो कि m1 पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा हाफ इनटू यहां पर इसका जो मास है m1 इनटू इसका जो स्पीड है उसका स्क्वायर। इसी तरह से ये जो पार्टिकल k2 होगा, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगा। ये कितना होगा? ये भी होगा हाफ इनटू इसका जो मास है m2 इनटू यहां पर इसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है v2 स्क्वायर। और k3 के लिए अगर देखें तो ये होगा हाफ इंटू m3 इंटू v3 का स्क्वायर। इस तरह से आगे जो भी पार्टिकल रहेंगे हम सबका काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं। देखिए यहां पर हर एक पार्टिकल का ये जो वेलोसिटी है ये किसके बराबर होगा? हमें पता है कि ये जो लीनियर वेलोसिटी होता है ये बराबर होता है पार्टिकल का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है जो कि है r1 इनटू जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा है जो कि है यहां पर ओमेगा। इसी तरह से ये जो v2 है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा इसका जो यहां पर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो है r2 इनटू इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है जो कि है यहां पर है ओमेगा। और v3 भी इसी तरह से हो जाएगा r3 इनटू ओमेगा के। तो अगर मैं v1, v2 और v3 के वैल्यू को जो है यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो देखें यही काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? सो k1 यहां पर बराबर हो जाएगा हाफ इनटू यहां पर ये जो m1 है, v1 के जगह पर हम लिखेंगे r1 ओमेगा। तो यहां पर ये हो जाएगा r1 स्क्वायर इनटू ओमेगा के। उसी तरह से यहां पर ये जो k2 है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा हाफ m2 और v2 के जगह पर लिखेंगे यहां पर होगा r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के। यहां पर ये जो दिख रहा है ये है स्क्वायर में, ये भी है। और k3 जो है यहां पर ये बराबर हो जाएगा हाफ m3 और यहां पर होगा r3 स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर के। इसी तरह से आगे हर एक पार्टिकल के लिए हम काइनेटिक एनर्जी जो है ये पता कर सकते हैं। तो अगर मैं इस तरह से हर एक पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को जोड़ देता हूं तो हमें इस पूरे बॉडी का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, जिसे कि हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं, तो इस पूरे बॉडी का जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो पता चल जाएगा। तो करना यह है कि हमें हर एक पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है उसे जोड़ना है। तो चलिए हम ये मान लेते हैं कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ये है k। सो ये k किसके बराबर होगा? ये होगा k1 प्लस k2 प्लस k3। इस तरह से आगे हर एक पार्टिकल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसे हम ऐड करेंगे। तो वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। तो k1 के जगह पर हम इस वैल्यू को रखेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और यहां पर होगा प्लस k2 के जगह पर हम लिखेंगे हाफ m2 स्क्वायर r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और फिर प्लस k3 के जगह पर हम इस वैल्यू को रखेंगे तो ये होगा हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से आगे हर एक पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसे हम जोड़ते रहेंगे। तो अब अगर आप देखें तो ये जो हाफ है ये सब में है तो ये कॉमन आउट हो जाएगा और यहां पर ये जो आपको ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है ये भी सब में है तो ये भी यहां से कॉमन आउट हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो देखिए हमें क्या मिलता है। यहां से ये हम लिख सकते हैं हाफ और हाफ के बाद हम क्या करेंगे, हम ओमेगा स्क्वायर को बाद में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये लिख देते हैं कि m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस यहां से आगे और जो है ओमेगा स्क्वायर को हम यहां पर कॉमन आउट कर लेंगे। तो अब अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखें तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा
मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके बराबर होगा। तो चलिए ये जो है ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो गया, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये है आई। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा जो कि होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये बराबर हो जाएगा हाफ इनटू यहां पर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई इनटू यहां पर ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा उसका स्क्वायर। तो यहां पर ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप इसे और इसे देखें तो दोनों बराबर है। तो इस तरह से हम एक बॉडी का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पता करते हैं।